नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं दीपक थपलियाल और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण परिचय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण परिचय होता क्या है। ये इस वीडियो का मुख्य टॉपिक रहेगा। वर्ण परिचय में आ जाएगा कि वर्ण क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, या वर्ण कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, कितने प्रकार होते हैं वर्ण के। इन सभी प्रश्नों के दोस्तों इस वीडियो में उत्तर मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आज हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें शौर्य क्लासेस को, ताकि इस चैनल पे जो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से छूटे ना है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा कि वर्ण होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं वर्ण। तो दोस्तों, सबसे सीधी सी बात, सबसे आसान सी बात है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्ण कहलाती है। अब सबसे छोटी इकाई से क्या मतलब, तो सबसे छोटी इकाई मतलब जिसको बांटा ना जा सके या जिसका विभाजन ना किया जा सके। अब दोस्तों, वर्णों के बारे में पढ़ते समय सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि वर्ण कहते किन्हें हैं, क्या होते हैं वर्ण। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसको वर्ण माना गया है। अब सबसे छोटी इकाई से क्या मतलब है, तो अर्थात जिस इकाई का पुनः विभाजन नहीं किया जा सके, जिसको दोबारा नहीं बांटा जा सके या अलग नहीं किया जा सके, वही सबसे छोटी जो वर्ण है, छोटी इकाई है, वही वर्ण कहलाती है। अब दोस्तों, वर्ण को यहाँ अक्षर भी कहा गया है और अक्षर के लिए संस्कृत में कहा जाता है कि न क्षरति इति अक्षरम, मतलब जिसका क्षय न होता हो, जो कम ना होता हो या बंटता ना हो, वही अक्षर कहलाता है और उसी को वर्ण भी कहा जाता है। अब दोस्तों, अर्थ हमने जान लिया कि वर्ण कहते किन्हें हैं। अब आती है बात, वर्णों को मुख्यतया 3 भागों में बांटा अथवा विभाजित किया जा सकता है। वर्ण जो है वो 3 प्रकार में विभाजित किए जाते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन वर्ण और तीसरा और अंतिम प्रकार है अयोगवाह। तो दोस्तों, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, इन 3 भागों में वर्णों को बांटा जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे इन तीनों भागों को एक एक करके क्या है ये और इनको कैसे समझा जाए। अब दोस्तों, सबसे पहला प्रकार जो है वो है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण होते क्या हैं, तो दोस्तों इनके विषय में संस्कृत व्याकरण में कहा जाता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं विराजमान रहते हैं अपने दम पर, वही स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब किस रूप में विराजमान रहते हैं, इसको कैसे समझें, तो दोस्तों सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो जाएगा, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय, उच्चारित करते समय हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी या नहीं लेने पर भी हम उसका उच्चारण कर ले आराम से, वो हमारे लिए स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों स्वर वर्ण कुल 13 प्रकार के माने जाते हैं। प्रकार कह लो या स्वर वर्ण कुल 13 होते हैं। व्याकरण में जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कुल 13 वर्ण माने गए हैं। अब दोस्तों, स्वर वर्णों को कुछ बांटा जाता है विभाजन में, कुछ आधारों पे विभाजन किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आधार है वो है मात्रात्मक दृष्टि से। दोस्तों, मात्रात्मक दृष्टि से स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा जा सकता है और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व मतलब छोटे, उच्चारण में जिनमें कम समय लगे, वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे 5 प्रकार के अ, ई, उ, री, लृ। दोस्तों, ये सभी के सभी संस्कृत व्याकरण में 5 प्रकार के ह्रस्व स्वर वर्ण गिने गए हैं। अब इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मूल स्वर वर्ण, लघु स्वर वर्णाः, एक मात्रिक स्वर वर्णाः, क्योंकि ये एक मात्रिक होते हैं इसलिए एक मात्रिक कहा गया है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं इसलिए इन्हें अक वर्णाः भी कहा गया है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपने प्रत्याहार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अ, ई, उण, री, लृक्, इन 2 सूत्रों में जो हमारे 5 प्रकार के ह्रस्व स्वर वर्ण हैं वो आते हैं। अब दोस्तों, दूसरा प्रकार है हमारा दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो दोस्तों आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों, ये जो हमारे सभी 8 वर्ण हैं ये हमारे दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं।
और दीर्घ स्वर वर्णों को ही गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इनके लिए प्रयुक्त शब्द है अन्य गुरु वर्णाः। द्विमात्रिक वर्णाः, क्योंकि दो मात्राओं के जितना समय लगता है इनमें। अभी ह्रस्व स्वर मात्रा तो एक मात्रिक होते हैं क्योंकि उनमें एक मात्रा का समय लगता है। अब द्विमात्रिक में उनसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, दो मात्राओं का, इसलिए ये द्विमात्रिक वर्णाः कहलाते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो प्रकार है वो है प्लुत स्वर वर्णाः। ह्रस्व और दीर्घ हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक स्वर वर्ण के बाद जो लगने वाला चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह लगता है, तीन का चिन्ह, ये जो है ये जिस वर्ण के आगे लग जाए समझ लो वो प्लुत वर्ण है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हम इसको मुख्य रूप से देखेंगे जब हम किसी को बुलाते हैं ना, दूर कोई खड़ा हो, हम उसे आवाज दे रहे हैं, वो ज्यादा लंबी आवाज, जैसे लता सुनो, राम सुनो, तो ये जो आ में जो ये रा के आ में जो ये लगा है, लता के आ में जो लगा है, ये जो हम खींचते हैं ना किसी वर्ण को, तो एक खींचना, उसका लंबा उच्चारण करना, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। दोस्तों अभी हमने देखे मात्रात्मक दृष्टि से, अब हम देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से भी जो है वो स्वर वर्णों का विभाजन किया जाता है और उसके अनुसार भी तीन भागों में बांटा जाता है। अब ये तीन भाग कौन कौन से हैं? ये तीन भाग कहलाते हैं उदात्तः, अनुदात्तः और स्वरितः। दोस्तों उदात्त के विषय में कहा जाता है कि जो उच्चैरुदात्तः, ये सूत्र है इसका संस्कृत व्याकरण में, जो ऊंचा स्वर हो, जिसका जिस वर्ण का स्वर वर्ण का उच्चारण ऊंचे स्वर में हो, वह उदात्त कहलाता है। अब वहीं हम देखें कि नीचैरनुदात्तः सूत्र जो है उसके अनुसार जो स्वर वर्ण नीच मतलब धीमी आवाज में बोला जाता है, ज्यादा तेज नहीं बोला जाता, वो अनुदात्त स्वर कहलाता है। और स्वरित के विषय में कहा गया है कि समाहारः स्वरितः, मतलब जो ज्यादा ऊंचा भी नहीं कहा जाता और ज्यादा नीचा भी नहीं कहा जाता, जो बीच में रहता है, समान मध्यम स्वर में रहता है, वो हमारा स्वरित वर्ण होता है। तो दोस्तों ये जो है हमें सिर्फ वेदों में मिलते हैं, ये विभाजन, ये जो विभाजन हम मान रहे हैं ये वेदों में मिलता है हमें, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और वहाँ चिन्हित भी करते हैं जो वर्ण होते हैं उनको इसके अनुसार कि कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है। अब दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा स्वर वर्ण क्या होते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य स्वर वर्णों की सहायता के नहीं हो सकता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब अंतर क्या है? देखो, स्वर वर्ण जो है उनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं वर्णमाला में, उनको जब हम उच्चारित करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उनके उच्चारण के लिए हमें, सही उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। और वो कोई दूसरा वर्ण, स्वर वर्ण, हम उसकी सहायता ले रहे हैं तो तभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं वो। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं और सहायता लेने के बाद उनका सही से उच्चारण किया जाता है, वो सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब दोस्तों व्यंजन वर्णों का जो विभाजन है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि सबसे पहले तो हमारे स्वर वर्ण हमने देख लिए। व्यंजन वर्णों में आते हैं हमारे 5 वर्ग जो कहे गए हैं, क से लेकर म तक। इसको हम कह सकते हैं कादयोः मावसानाः, ये भी कह सकते हैं। और इसी को कुचुटुतुपु, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुचुटुतुपु। इसके अनुसार क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जितने भी वर्ण हैं क से लेकर म तक, ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों में ही दोस्तों कुछ और भी कुछ विभाजन है, जैसे जो प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं, इनके हर वर्ग के 5 वर्ग कुल हैं ये, क च ट कुचु टु तु पु। इन 5 वर्णों के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं ये होते हैं अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, हर वर्ग के प्रथम 2 वर्ण। अब इनको छोड़ दें और बाकी के आगे के 3 जो वर्ण गिने, तृतीय चतुर्थ पंचम, ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, प फ ब,
प भ म। दोस्तों ये सभी वर्ण जो हैं ये घोष वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? घोष वर्ण। तो ध्यान रखिएगा, जो 5 वर्ग हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी जो हर वर्ग के शुरू के 2 वर्ण होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण, वो हमारे अघोष वर्ण हो गए। और उसके अलावा जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं हर वर्ग के, वो हमारे घोष वर्ण हो गए। तो अघोष और घोष वर्णों को भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं हमारे वर्णमाला में? दोस्तों 4 अंतस्थ वर्ण माने गए हैं, य व र ल। अब इनमें जो हलंत लगा है नीचे, ये इसीलिए लगा है क्योंकि बिना स्वर के इनका सही से पूरा उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए ये अर्धमात्रिक होते हैं। मतलब इनकी आधा मात्राएं होती है, पूरी मात्राएं नहीं होती। वो सिर्फ स्वर होते हैं जो पूरी मात्रा के साथ होते हैं, जिनके साथ जुड़ने के बाद इनका पूरा जो उच्चारण हो सकता है। इसीलिए व्यंजन वर्णों की पहचान के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं। तो अंतस्थ वर्ण आपके य व र ल, ये 4 हो गए। और उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण हो गए आपके श, श, स, ह। अब दोस्तों श और श में फर्क है उच्चारण में, देखें तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको बार बार सुनोगे आप इस वीडियो में तो आपको समझ आएगा अंतर। श जो है और श, ध्यान रखिए, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और स, ह, ये 4 जो वर्ण है ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब दोस्तों हमने स्वर भी पढ़ लिए, हमने व्यंजन भी पढ़ लिए। अब कहते हैं कि इन्हीं में सारा हमारा जो वर्णमाला होती है आ जाती है। अब इसके अलावा भी कुछ चिन्ह होते हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। 4 जो होते हैं वो अयोगवाह के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है अनुस्वार, जो बिंदी लगती है ना, जैसे अंकित। और दोस्तों स्वर पढ़ लिए हमने, व्यंजन पढ़ लिए। अब दोस्तों उनके बाद क्या आता है? अयोगवाह आता है। अयोगवाह कितने कहे गए हैं? कुल 4 प्रकार के अयोगवाह माने गए हैं दोस्तों। पहला तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार एक बिंदी लगती है ऊपर, जैसे अंकित हो गया, रिंकू हो गया, ये जो ऊपर बिंदी लगती है ना एक, ये अनुस्वार चिन्ह कहलाता है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा विसर्ग। विसर्ग जैसे रामः, श्यामः, ये जो हम आगे 2 बिंदी लगाते हैं ना, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। अब जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य में क्या होता है? जब भी क और ख, इन 2 वर्णों के पहले ऐसा चिन्ह हो जो यहाँ दिखाया गया है, 2 अर्धचंद्र, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। और वहीं अगर प और फ के पहले ये हो यही चिन्ह, तो उपधमानीय कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय में क्या अंतर है? चिन्ह एक ही है, बस जिह्वा मूल्य में ये चिन्ह क और ख वर्णों के पहले आता है, और उपधमानीय में ये प और फ वर्णों के पहले आता है। तो इस प्रकार इनके भेद हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्णों के कितने भेद माने गए हैं। यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या किसी में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी अगली वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।